तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना न अखरता है। आखिर मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। रह सुल्तान, कर दे चढ़ाई। तो साथियों, यूपी पुलिस होमगार्ड नई भर्ती के लिए जीके में आपका 100/100 स्कोर कराने के लिए 100 के 100 क्वेश्चन ठीक करके आए। इस लिहाज से, इस मकसद से ऐसी तैयारी करेंगे कि जो अब तक पीछे कभी ना की हो, क्योंकि की होती वैसी तो सिलेक्ट हो चुके होते, होमगार्ड के फॉर्म का वेट नहीं करना पड़ता। पर चलिए कोई बात नहीं, दुरुस्त देर आए दुरुस्त आए। अब लेकिन जरा भी आपको हल्के नहीं पड़ना, पूरी जी जान लगानी है मेरे साथ। बोलो, जी जान लगाओगे मेरे साथ? कौन कौन जी जान लगाने के लिए तैयार है? कमेंट्स में लिखना, हम तैयार हैं। यस 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 लिख दो, मैं समझ जाऊंगा जी जान लगाने के लिए तैयार हूं। इप्सम सॉल्ट होता है, रासायनिक रूप से क्या होता है? इप्सम सॉल्ट रासायनिक रूप से क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक साथी कॉमन सॉल्ट हम लोग कह देते हैं, कॉमन सॉल्ट, इसको टेबल सॉल्ट भी कह देते हैं, और इसको साथी साधारण नमक भी कह देते हैं। साधारण नमक, इसका फॉर्मूला होता है NaCl। इसमें साथी जो कॉमन सॉल्ट या साधारण नमक होता है, इसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। चाहे आप सेंधा नमक कह लो, जिसको रॉक सॉल्ट कहते हैं, या साथी आप इसे लाहौरी नमक कह लो, लाहौरी नमक। नमक का जो प्राइमरी या प्राथमिक फॉर्मूला होता है, ये NaCl होता है। सेंधा नमक आदि का कुछ रंग थोड़ा बहुत बदल जाता है, उसका एक बड़ा कारण है, उसमें कुछ और हल्के फुल्के तत्व मिल जाते हैं। एक साथी इप्सम सॉल्ट होता है। एक क्या होता है? इप्सम सॉल्ट। तो इप्सम सॉल्ट में जो प्राथमिक रूप से पाया जाता है, वो मैग्नीशियम सल्फेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कहोगे बड़े भैया, मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4, ये यहां पर कह सकते हो प्राथमिक रूप से पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा का इनमें से कौन सा नगर या शहर 3 भागों में विभाजित था? देखिए, हड़प्पा के, क्योंकि हड़प्पा या जिसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, इसको हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं। इसका एक नाम और क्या हो जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता। तो हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इसके ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, ये ब्रॉन्ज या कांस्य युगीन सभ्यता है। इसमें साथी ये नगरीय सभ्यता है, इसको आप शहरी सिविलाइजेशन भी कह सकते हो। शहरी, शहर ज्यादातर थे इस समय। ज्यादातर जो शहर है, अधिकतर की बात करें, अधिकतर उसमें 2 भाग में बटे होते थे। 2 भाग में बटे, ज्यादातर शहर जो थे वो 2 भाग में बटे होते थे। लेकिन एक ऐसा शहर है धौलावीरा, ये कहां पर स्थित है? ये साथी धौलावीरा गुजरात में स्थित है। कहां पर? गुजरात। ये जो धौलावीरा शहर था, ये 3 भागों में बटा हुआ था। हड़प्पा काल का धौलावीरा कितने भागों में बटा हुआ? कहोगे सर 3 भागों में। आपको याद होगा, धौलावीरा को किस वर्ष यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है? किस वर्ष यूनेस्को विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो अच्छे से याद रखिएगा, 2021 में। ये जितने भी तुम इस तरीके के क्वेश्चन पूछा करो, मेरे तुम्हारे गुजारिश है, इसको दिमाग में रिपीट कर लिया करो। हो सकता है घर पर बैठे हो तो तेज आवाज में रिपीट कर लो, लेकिन अगर अपनी लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो तो भी जो मैं उत्तर बताता चल रहा हूं या हल्का फुल्का जो एक्स्ट्रा जानकारी देता चल रहा हूं, इसे दिमाग में रिपीट करो। यह बात समझ में आई? यस या नो? तो किस वर्ष धौलावीरा को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया? किस वर्ष? कहोगे सर 2021 में। बाकी सब 2 भाग में बटे थे, धौलावीरा ये 3 भाग में बटा था। तो प्रश्न संख्या 2 का उत्तर क्या जाएगा? डी। अब ये जो लोथल है, लोथल साथी एक बंदरगाह शहर था। ये भोगावा नदी के किनारे एक बंदरगाह शहर था। दूसरे का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 3,
भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए? मूल कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटी। एक क्वेश्चन यहां से तुम्हारे पेपर में 100% आएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए, जो मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य की बात है, ये ओरिजिनल संविधान में नहीं था। मौलिक कर्तव्य ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यह जोड़े गए। तो आपसे दो क्वेश्चन पूछेगा यहां से कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन से जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976। कौन सी कमेटी की सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। यह पहले साथी, इसके लिए संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 4A, और एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया जिसको कहते हैं अनुच्छेद 51A। इस अनुच्छेद 51A में ABCD ऐसे करके साथी IJK तक, इसमें कुल 11 मौलिक कर्तव्य। शुरुआत में 10 थे, फिर जो 11वां मौलिक कर्तव्य, इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया। इस प्रकार वर्तमान में टोटल संविधान में कितने मूल कर्तव्य? तो टोटल मूल कर्तव्य कितने हो जाते? कहोगे सर 11 हो जाते। 11 मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते, तो ये आप ये भी कह सकते हैं वाद योग्य नहीं होते, ये वाद योग्य नहीं होते। समझे मेरी बात? टोटल कितने हैं? 11। 11वें को कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन साल 2002 से। यह कौन से भाग में? संविधान के भाग 4A में। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51A में। कौन से संविधान संशोधन से जोड़े गए? 42वें से। किस समिति की सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति। इसमें एक और आ जाती है जस्टिस वर्मा कमेटी। जस्टिस वर्मा कमेटी ने इनको साथी स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल करने की सिफारिश की थी कि जो मौलिक कर्तव्य इनको स्कूल के सिलेबस में शामिल किया जाए। तो तीसरे का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? अच्छे से याद रखिएगा, गांधी जी केवल एक बार, महात्मा गांधी जी केवल एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। केवल एक बार कांग्रेस अध्यक्ष, केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कह लो या कांग्रेस कह लो, एक बार अध्यक्ष बने थे, केवल एक बार। समझे मेरी बात? 1923, 1924, 1925, 1922। आपको यह भी बताना है सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे? सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे? कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे? आपको यह भी बतानी है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आपको यह भी बताना है कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन? तीनों के उत्तर दीजिए यहां पर। कांग्रेस आप सभी जानते हैं बड़े भैया 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। गांधी जी वर्ष 1924 में, दो बार बोलो किस वर्ष? केवल 1924 में एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और यह सम्मेलन कहां पर हुआ था? कर्नाटक के बेलगावी, जिसको पहले बेलगांव कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बेलगांव, वर्तमान में कर्नाटक में स्थित है। इसको बेलगांव अधिवेशन भी कहते हैं या बेलागावी वर्तमान। किस वर्ष बने? 1924 में। सबसे लंबे समय तक मौलाना अबुल कलाम आजाद रहे। मौलाना अबुल कलाम आजाद सबसे युवा भी थे। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी। एनी बेसेंट बनी 1917 कोलकाता अधिवेशन। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें तो 1925 में कानपुर अधिवेशन सरोजिनी नायडू बनी 1925 में। इस प्रकार से वर्ष भी पूछ लेता है, एक्स्ट्रा भी पूछ लेता है। चौथे का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 5, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश और उससे जुड़े जो साथी स्पोर्ट्स या खेल संस्थान है, एक सुमेलित नहीं है, एक इनमें से गलत है। ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम, यह कानपुर में स्थित है। सही या गलत? बिल्कुल सही है।
गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज हो गया, या साथी एकाना अटल बिहारी वाजपेयी जी एकाना स्टेडियम हो गया, ये लखनऊ में, ये बात भी बिल्कुल सही है, लखनऊ में गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर स्पोर्ट्स कॉलेज भी है। महात्मा गांधी स्टेडियम मेरठ, ऐसा तो साथी नहीं सुना, क्योंकि मेरठ में उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय खुल रहा है, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश में कौन सा मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, ये मेरठ में किसके नाम पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी? तो कहोगे सर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर, ये सुमेलित नहीं है। और डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम, ये वाराणसी में। डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम कहां पर है? कहोगे वाराणसी में। 3 सुमेलित है, ये सी वाला सुमेलित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या है? अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते तो आपकी कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, यह आपको उत्तर देना है। यहां पर मैं साथी कुछ आपको अधिकारी बता रहा हूं, आपको उनकी न्यूनतम आयु बतानी है। क्लियर है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए कितनी आयु चाहिए? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, पहला तो ये बताइए। फिर आपको बताना है राज्यसभा और जो विधान परिषद होती है उसके लिए, लोकसभा और राज्य की विधानसभा जो होती है उसके लिए। आपको ये भी बताना है किस संविधान संशोधन से मतदान की आयु, किस संविधान संशोधन से मतदान की आयु या वोटिंग एज 21 से घटाकर 18 की गई थी। 21 से घटाकर 18 की गई थी। 21 से घटाकर 18, यह कौन सा संविधान संशोधन था? क्वेश्चन नंबर लिखे बिना उत्तर मत दीजिए, और एक बीबी इतने सारे उत्तर मत दीजिए। आप अपने आप को क्या साबित करना चाहते हैं? मतलब खुद ही इंसान फालतू के काम करके साबित कर देता है कि मैं गधा हूं। मैं कहता नहीं हूं, फिर भी इसमें अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत गरीब परिवारों के, मध्यम वर्गीय परिवारों के, जिनकी उम्मीदें उनके कंधों पर टिकी है। आपको नहीं पढ़ना, आपको नाच गाना देखना है तो जाओ इंस्टाग्राम पे देख लो, चित्रहार देखना है देख लो। यहां इन बच्चों को दिल से पढ़ने दो। मैं तुमसे हाथ जोड़ रहा हूं, इसे परेशान मत करो, ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखो, एक ऑप्शन बी सी ऐसे जो भी आता हो तो भी काफी है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनको बनने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए 35 वर्ष। राज्यसभा या विधान परिषद, इसके सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। लोकसभा या विधानसभा का सदस्य, यह बनने के लिए 25 वर्ष आयु। जबकि 61वें संविधान संशोधन से 61वें संविधान संशोधन से मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। अब लोकसभा की पूछा है, लोकसभा या विधानसभा, मतलब लोकसभा का एमपी या विधानसभा का एमएलए बनने के लिए 25 वर्ष से न्यूनतम आयु है, 25 वर्ष। छठे का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 7, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस या फॉरेस्ट्री डे, यह कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, इसको साथी वन दिवस भी कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय वन दिवस या विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। फिर ध्यान दीजिएगा 1970 में नाथूराम मिर्धा करके एक साथी कांग्रेस के एक पुराने नेता हुए राजस्थान के, इनकी अध्यक्षता में, अच्छे से याद रखिएगा किसके अध्यक्षता में, एनआर मिर्धा, इस नाम को कमेंट्स में लिखो। प्रथम कृषि आयोग की स्थापना हुई थी। प्रथम कृषि आयोग, जब प्रथम कृषि आयोग की 1976 में रिपोर्ट हुई तो ये जो वानिकी है जिसको फॉरेस्ट्री कहते हैं, इसके 3 प्रकार बताए गए। वानिकी के कितने प्रकार? 3 प्रकार। एक साथी रूरल वानिकी, ग्रामीण, एक हो गए सर अर्बन मतलब शहरी वानिकी, और तीसरी हो जाती है फार्म वानिकी। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा 110% कि प्रथम कृषि आयोग की रिपोर्ट में वानिकी के कितने प्रकार बताए गए थे? तो आप सभी का उत्तर क्या आना चाहिए?
और पूछेगा प्रथम कृषि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, एनआर मिर्धा। वन दिवस पूछ लेगा आपसे, आर्द्र भूमि दिवस पूछ सकता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, जल दिवस कब मनाया जाता है, यह भी पर्यावरण से संबंधित है। तो जल दिवस ये 22 मार्च हो जाता है, वन्य जीव दिवस ये 3 मार्च हो जाता है, और आर्द्र भूमि ये साथी 2 फरवरी। जबकि वर्ल्ड फॉरेस्ट डे ये 21 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे ये 21 मार्च को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से किसने उसी विषय में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा हटके, आप ये बताएंगे नोबेल साथी किसकी याद में दिए जाते, जो नोबेल प्राइज है वो किसकी याद में दिए जाते, नोबेल प्राइज किसकी याद में दिए जाते, प्रथम बार कब दिए गए, प्रथम बार ये किस वर्ष दिए गए, ये बताने। अर्थशास्त्र का नोबेल पहली बार कब दिया गया, अर्थशास्त्र का नोबेल ये पहली बार कब दिया गया, अर्थशास्त्र का नोबेल पहली बार। और कितने भारतीय नागरिकों को अभी तक नोबेल प्राइज मिल चुके हैं, कितने भारतीय नागरिकों को, कितने भारतीय नागरिकों को अभी तक नोबेल प्राइज मिल चुका है, कितने भारतीय नागरिक ऐसे जिनको अभी तक नोबेल प्राइज मिल चुका है। इस क्वेश्चन को समझे तुम लोग। यह क्वेश्चन क्या है, यह क्वेश्चन कह रहा एक ही विषय में। देखो भैया, जो लाइनस पॉलिंग करके व्यक्ति थे, इनको एक बार फिजिक्स में मिला, एक बार शांति में। पियरे क्यूरी को एक ही मिला। मैरी क्यूरी जो है, मैडम मैरी क्यूरी, इनको फिजिक्स के लिए मिला सबसे पहले 1903 में, फिर साथ ही इनको 1911 में केमिस्ट्री के लिए मिला। लेकिन जो जॉन बार्डीन करके व्यक्ति है, ये ऐसे व्यक्ति है जिनको उसी विषय मतलब भौतिक विज्ञान में 1956 में भी मिला और 1972 में भी मिला। क्वेश्चन का लेवल समझो, इसलिए तुम्हारा ज्यादातर का गलत आया। कह रखा है उसी विषय में एक ही सब्जेक्ट में 2 बार, तो एक सब्जेक्ट में 2 बार जॉन बार्डीन को मिला। इन्होंने भौतिक विज्ञान में दोनों बार प्राप्त किया, एक ही विषय में, 1956 में भी भौतिक विज्ञान में और 1972 में भी। जो मैरी क्यूरी है, ये एकमात्र ऐसी है दुनिया में जिन्होंने विज्ञान के 2 अलग अलग विषय में प्राप्त किया, 1903 में फिजिक्स में और 1911 केमिस्ट्री अथवा रसायन विज्ञान में। जबकि क्वेश्चन क्या पूछा था, उसी विषय में। यह खोपड़ी खुली तुम्हारी, उसी विषय की बात हो रही है। नोबेल प्राइज अल्फ्रेड नोबेल की याद में, नोबेल प्राइज मेरे साथ बोलते चलो, किसकी याद में, अल्फ्रेड नोबेल की याद में। किसकी याद में, अल्फ्रेड नोबेल। पहली बार 1901 में दिए गए, पहली बार 1901 में। अर्थशास्त्र का नोबेल पहली बार 1969 में दिया गया, पहली बार। और अभी तक मात्र 5 भारतीय नागरिक ऐसे हुए। कितने भारतीय नागरिक, अभी तक मात्र 5 भारतीय नागरिक जिनको नोबेल प्राइज मिला है। खींच कर लेकर चलते हैं। भारत का हिमाद्री स्टेशन यह कहां पर स्थित है, आर्कटिक, अंटार्कटिक, पूर्वोत्तर हिमालय या पश्चिमोत्तर हिमालय। तो देखिए भैया, ये हो जाते दक्षिण गंगोत्री। सभी के सभी उत्तर दीजिए, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, ये जो 3 रिसर्च स्टेशन है, ये अंटार्कटिका में। कहां पर है, अंटार्कटिका। फिर से ज्यादातर लोग गलत उत्तर दे रहे हैं। जबकि ये जो हिमाद्री है, हिमाद्री उत्तरी ध्रुव आर्कटिक में स्थित है। ये कहां पर स्थित है, आर्कटिक, उत्तरी ध्रुव। ये साथी उत्तरी ध्रुव आर्कटिक नॉर्वे में स्थित है, नॉर्वे में। जबकि ये तीनों दक्षिण में स्थित है, दक्षिण ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव के पास अंटार्कटिका में। मुझे पता था इस क्वेश्चन का उत्तर तुम गलत दोगे। इसका सही उत्तर ए आपका बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर क्या जाएगा, ए आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 10, इनमें से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। इक्वेटर 2 बार। देखो आपसे पूछेगा कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी। आपसे पूछेगा जो साथी आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न
या जिसको मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, यहां आपसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा का पूछा है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा का पूछा है। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है भारत में स्थित माही नदी। तो कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? माही नदी। मकर रेखा को पार करने वाली 2 बार नदी है लिम्पोपो। जो लिम्पोपो नदी है ये मकर रेखा को 2 बार पार करती है, और भूमध्य रेखा को पार करने वाली ये हो जाती है कोंगो नदी। तो कोंगो एक ऐसी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। 10वें का उत्तर सी, 10वें का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। 11, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला, सबसे बड़ी का मतलब है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, सबसे लंबी, सबसे लंबी, जो साथी उत्तर से लेकर और दक्षिण तक कई हजार किलोमीटर में फैली हुई है। और हिंट के लिए बता दूं, माउंट एकनगुआ ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इन पर्वतों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाती है? कहोगे सर माउंट एकनगुआ। इतने सरल क्वेश्चन है, बहुत ही बच्चे वाले क्वेश्चन। अगर गलत हो रहे कोई टेंशन मत लो, क्योंकि जब तुम इसकी थ्योरी पढ़ोगे एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर अंतिम प्रयास बैच से जुड़कर, तो जो नोट्स आपको दिए गए फ्लो चार्ट वाले इतने काम आएंगे। एक एक चीज को स्पष्ट बता रखा है, बिल्कुल ईमानदारी से बताना है। अभी तक जो जो अंतिम प्रयास से जुड़े, आपने क्या आज मेरे कहने से नोट्स पढ़े? नोट्स का नोटिफिकेशन भी आया होगा कि सबके सब नोट्स पढ़ लीजिए। जो नहीं जुड़ा है तुरंत एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर अंतिम प्रयास बैच मात्र 99 रुपए में आज ही जुड़ जाइए, आज ही, और नोट्स को पढ़ना शुरू कर दीजिए। फ्लो चार्ट में नोट्स अपलोड करा दिए। होगे सर सबसे लंबी की बात आ जाए तो ये एंडीज पर्वत श्रृंखला है। कौन सी? एंडीज। यहां पर एंडीज पर्वत श्रृंखला ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कहां पर स्थित है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, साउथ अमेरिका महाद्वीप, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? एकनगुआ। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट अलग बात है, बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 12, भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा था? यह साथी प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटल परमाणु रिएक्टर कौन सा था? यह एक्सपेरिमेंट करने के लिए था। भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर। अब यह बताइए भारत का प्रथम व्यावसायिक न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा था? भारत का पहला व्यावसायिक न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा था? भारत का पहला व्यावसायिक न्यूक्लियर रिएक्टर जहां से बिजली का उत्पादन किया गया। 7 स्थान पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिनको परमाणु पावर प्लांट भी कह सकते हो। परमाणु से बिजली बनती है 7 स्थान पर भारत में। तो प्रायोगिक यह साथी बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में रखा गया था। इसका नाम था अप्सरा। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा। जबकि पहला व्यावसायिक यह था तारापुर महाराष्ट्र। तारापुर महाराष्ट्र पहला व्यावसायिक कौन सा था? तारापुर महाराष्ट्र। इनमें से कौन सा ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है? कौन सा? पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा। इनमें से कौन सा ग्रह है जिसका पृथ्वी से छोटा आकार है? हमने देखा नेपच्यून, शुक्र, शनि और यूरेनस। एक बात मेरी समझ में आ गई, सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है? बुध ग्रह। सबसे बड़ा कौन सा होता है? बृहस्पति ग्रह। यह सबसे बड़ा है भाई। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? कहोगे सर बुध। इसके अलावा मंगल और जो शुक्र ग्रह है ये भी साथी पृथ्वी से छोटे हैं। तो 3 ग्रह ऐसे जो पृथ्वी से छोटे, बुध, मंगल और शुक्र। फिर पृथ्वी आ जाती है। फिर 4 ऐसे जैसे नेपच्यून, यूरेनस, शनि और बृहस्पति, ये पृथ्वी से बड़े हैं। तो पृथ्वी की अपेक्षा थोड़ा सा छोटा ये शुक्र है। इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है।
इसको साथी पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। भगवान गौतम बुद्ध जी को महापरिनिर्वाण कहां प्राप्त हुआ था? भगवान गौतम बुद्ध जी को महापरिनिर्वाण कहां पर प्राप्त हुआ था? मतलब किस स्थान पर भगवान गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी? देखिए, बोध गया। भगवान गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति, भाई बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। जबकि साथी पहला उपदेश दिया वो सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया, सारनाथ उत्तर प्रदेश में। जबकि कुशीनगर, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भगवान गौतम बुद्ध जी को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ग्रेट बैरियर रीफ ये क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ ये है क्या? ऑस्ट्रेलिया के, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, तो ऑस्ट्रेलिया के ये साथी उत्तर पूर्व में पड़ती है। कहां पर पड़ती है? उत्तर पूर्व में प्रशांत महासागर में स्थित। ये कौन से महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित। ये मूंगा चट्टानों का समूह है। मूंगा चट्टान, जिनको कोरल रीफ भी कहते हैं। मूंगा चट्टानों का दुनिया का सबसे बड़ा समूह, मूंगा चट्टानों का दुनिया का सबसे बड़ा समूह, यह प्रवाल रचना है। कोरल मूंगा चट्टान या प्रवाल रचना। ग्रेट बैरियर रीफ है कहां पर? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में। और किस महासागर में? प्रशांत महासागर में। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये यूएन का एक अंग है। ये किसका अंग है? संयुक्त राष्ट्र का अंग है। इसमें कुल जज कितने होते हैं? जजों की कुल संख्या है 15। प्रत्येक जज का कार्यकाल कितना होता है? कहोगे सर 9 वर्ष। प्रत्येक जज का कार्यकाल 9 वर्ष। तो जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ये संयुक्त राष्ट्र का अंग है। जजों की कुल संख्या 15, कार्यकाल 9 वर्ष। ये नीदरलैंड जो देश है उसके हेग शहर में स्थित है। नीदरलैंड के हेग शहर में स्थित है। 16 का उत्तर सी। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का हेडक्वार्टर, अंतरराष्ट्रीय, अभी इजराइल और ईरान युद्ध हुआ तब ये चर्चा में रही। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, शॉर्ट में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कहते हैं। 1957 में बनी। दुनिया में जहां जहां परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल होता है उन पर नजर रखती है कि कोई हथियार बनाने के लिए तो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा। इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, जहां पर साथी ओपेक का हेडक्वार्टर भी है, यहीं पर सीटीबीटी का हेडक्वार्टर भी है। तो याद रखिएगा वियना। वियना किस नदी के किनारे है? वियना डैन्यूब नदी के किनारे है। वियना शहर किस नदी के किनारे है? कहोगे सर डैन्यूब नदी के। विश्व का सबसे ऊंचा झरना, विश्व का सबसे ऊंचा झरना, जिसको साथी एंजल फॉल्स कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? एंजल फॉल्स कहा जाता है। तो विश्व का सबसे ऊंचा झरना यह साथी किस देश में स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा झरना किस देश में? कनाडा में, गुआना में, वेनेजुएला में या ऑस्ट्रेलिया में? तो अच्छे से याद रखिएगा, यह वेनेजुएला में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना यह वेनेजुएला में स्थित है। 18 का सी। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक बताइए। एक प्राचीन पुस्तक है जिसका नाम है गीत गोविंद। जैसे महाकवि कालिदास की पूछेगा, ऋतु संहारम मेघदूतम, ऋतु संहारम मेघदूतम, ये सब महाकवि कालिदास। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव हो जाते हैं। जयदेव नामक एक कवि गीत गोविंद के रचनाकार है। 19 का डी। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया था? जो हमारा नेशनल एंथम है, यह सबसे पहले कब और कहां? इसके रचयिता भी बताइए कि इसके रचयिता कौन है, इसके ऑथर कौन है, राइटर कौन है, जिन्होंने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा है। देखिए, राष्ट्रीय गीत की बात करूं, राष्ट्रीय गीत
तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ। लेकिन गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ये हमारा राष्ट्रीय गान रचा गया, जो पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया। पहली बार कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911 कांग्रेस के अध्यक्ष में, और पंडित विशयन नारायण दर ये साथी इसके अध्यक्ष थे। पंडित विशयन नारायण दर क्या थे? इस कलकत्ता 1911 अधिवेशन के अध्यक्ष। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? बिरजू महाराज का संबंध, देखिए कथकली ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है, कथक उत्तर प्रदेश, हालांकि उत्तर भारत का ये, खासकर उत्तर प्रदेश। भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम कहां का है? तमिलनाडु का। और मणिपुरी ये साथी मणिपुर का। पूछा है बिरजू महाराज, ये साथी बिरजू महाराज ये लखनऊ घराने से संबंधित है। किससे? लखनऊ घराने। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, कालका बिंदादीन महाराज, ये सब किससे संबंधित है? अच्छे से याद रखेगा भैया, ये कथक से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? कथक से। प्रश्न संख्या, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? ब्रह्म समाज का संस्थापक 1928 कोलकाता, 1928 कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना। बाकी देख लेते। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में, और मेरे साथ साथ रिपीट किया करो, मुझे गधापंथी नहीं चाहिए, क्लास में एक्टिव चाहिए, एक्टिव एकदम, बिल्कुल ऐसे शेर की तरह भूखे। आर्य समाज की स्थापना किसकी भैया? भाई स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लोटो नारा भी दिया था। 1875 में आर्य समाज की स्थापना, 1875 में आर्य समाज। स्वामी विवेकानंद 1893 में, 1897 में इन्होंने सती रामकृष्ण मिशन की स्थापना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना, रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज। जबकि 1828, 1928 नहीं, 1828 में कोलकाता में राजा राम मोहन राय के द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना, राजा राम मोहन राय के द्वारा। 22 का उत्तर ए। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? आपको साथ ही राष्ट्रीय कुछ और दिवस भी बताने, आपको यही याद करा दूंगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस बताइए, राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे आ जाता है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, राष्ट्रीय गणित दिवस आ जाएगा, राष्ट्रीय किसान दिवस आ जाएगा, राष्ट्रीय किसान दिवस। ये भी साथ ही कुछ राष्ट्रीय दिवस है। तो बालिका दिवस कहोगे सर 24 जनवरी, विज्ञान दिवस 28 फरवरी, प्रौद्योगिकी 11 मई आ जाता है, गणित दिवस ये 22 दिसंबर, किसान दिवस 23 दिसंबर। जबकि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, मेजर ध्यानचंद जयंती, मेजर ध्यानचंद जयंती, मेजर ध्यानचंद। 23 का उत्तर है 24। इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? उत्तर प्रदेश के कुछ प्रसिद्ध स्थल और कुछ देश के अन्य प्रसिद्ध स्थल, बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ, निशात बाग जम्मू कश्मीर, फिरोजशाह कोटला दिल्ली और हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद। इनमें से कौन सा स्थल और उसका शहर सही नहीं है? स्थल और शहर सही नहीं है। एक छोटी सी चीज मांगू आप सभी भाई बहनों से, आप में से कितने ऐसे जो प्रॉपर होमगार्ड की तैयारी के लिए इस क्लास को ले रहे हैं? जो केवल होमगार्ड की तैयारी के लिए ले रहे हैं वो एक बार यस लिख दें। और अगर कोई और किसी चीज के लिए भी ले रहा है, यूपीएसआई के लिए या यूपी पुलिस किस के लिए, वो भी एक बार जरूर बता दें। तो उसी लेवल से लेकर चल रहा हूं मैं, तुम्हें अच्छा लेवल लेकर चल रहा हूं, इसलिए तुम परेशान मत होना। और जितने मानते कि हाँ भैया बढ़िया क्लास चल रही है, तो गुरु को चाहिए होती है गुरु दक्षिणा।
सबके सब एक बार इस क्लास को साथी अपने व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए, ज्यादा नहीं चाहिए। इस क्लास को एक बार केवल और केवल अपने व्हाट्सएप पर शेयर कर दो, सबके सब साथी अपने व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए, सबके सब केवल एक बार। यही आप सभी की तरफ से गुरु दक्षिणा। और अब सभी के लिए कहूंगा कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, और हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार जो ना देखें सपना, सपनों पर अधिकार, असल अधिकार है अपना। तो भोर का एक तारा है, परिवर्तन का एक नारा है, ये मेहनत केवल कुछ दिन की, उसके बाद में सारा संसार हमारा है। कहते ना जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। मेहनत करेंगे बच्चा, मेहनत का दावा, अंगद की तरह पैर जमा देंगे। बस तुम फर्स्ट क्वेश्चन से लास्ट 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से पहले आया करो और 100वां क्वेश्चन का उत्तर दे के जाओ अगर जंग जीतनी है। चले भैया, बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है, निशात बाग जम्मू कश्मीर में, फिरोजशाह कोटला मैदान जिसका नाम अरुण जेटली स्टेडियम हो गया नई दिल्ली। लेकिन हुमायूं का मकबरा ये प्रयागराज में नहीं है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा कहां पर है दिल्ली में? 24 का डी 25। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये किस राज्य में स्थित है? चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्य जीव अभयारण्य है। उत्तर प्रदेश का पहला वन्य जीव अभयारण्य, उत्तर प्रदेश का पहला चंदौली, उत्तर प्रदेश के चंदौली में स्थित। 25 का उत्तर ए आपका बिल्कुल सही है। 26 अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? अर्जुन पुरस्कार खींचकर उत्तर दीजिएगा। अर्जुन पुरस्कार स्थापना 1961 में, इसमें 15 लाख रुपए मिलते हैं। इसको पहली बार कब दिया गया? 1961 में। कितने लाख रुपए मिलते हैं? 15 लाख। पिछले 4 वर्ष का प्रदर्शन, इसमें क्या देखा जाता है? पिछले 4 वर्ष का प्रदर्शन कि किसी खिलाड़ी का अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पिछले 4 वर्ष में क्या प्रदर्शन रहा। यह साथी खेलकूद से संबंधित है, खेलकूद से संबंधित है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वीवी गिरी, श्री बीडी जत्ती। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु बताइए। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो चाहे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो या राज्यपाल, तीनों के लिए 35 वर्ष चाहिए होती है, तीनों के लिए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। हैजा रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? जो कोलेरा नामक डिसीज है, इससे शरीर का कौन सा अंग, जैसे कहते ना हैजा फैल गया, गंदे पानी, जो साथी गंदा खाना पीना होता है, इससे हैजा, ये जीवाणु से फैलता है। ये रोग किससे फैलता है? बैक्टीरिया से। हैजा किससे फैलता है? बैक्टीरिया से। ये किसको? इसमें इंसान को लूज मोशन हो जाते हैं, उल्टी होती है, वोमिटिंग होती है। ये भैया आंत को नुकसान पहुंचाता है। जो हैजा रोग है ये आंत को नुकसान पहुंचाता है। खाना कहां पचता है? छोटी आंत में, ये वहां नुकसान पहुंचाता है। 28 का उत्तर भी। गोबर गैस में मुख्य कौन सी गैस पाई जाती है? कल भी ये क्वेश्चन बताया था। गोबर गैस हो जाए या जो प्राकृतिक गैस होती है जिसको सीएनजी कह देते हैं, इनमें एक गैस पाई जाती है, यही धान के खेतों से या दलदली स्थानों से निकलती है। कहोगे सर मीथेन, CH4। गोबर गैस में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी पाई जाती है? मीथेन पाई जाती है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपको यह बताना है, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? एक बार अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के बने, अगर आप
राज्यसभा से संसद के सदस्य बने तो कितने वर्ष के लिए बनोगे? न्यूनतम आयु अलग है सदस्यता की और सदस्य का कार्यकाल अलग है। कार्यकाल होता है 6 साल। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल। लेकिन न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। विधान परिषद जो होती है, जैसे अपने उत्तर प्रदेश में विधान परिषद भी है जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, इसके लिए भी न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष है। 30 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। 30 का उत्तर क्या जाता है? बी 31। वह तापमान या टेम्परेचर जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। कोई वस्तु ठोस से क्या बन जाती है? द्रव बन जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जैसे बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघलकर क्या बन जाती है? पानी बन जाती है। तो जो बर्फ होती है तो ठोस है और पानी लिक्विड है। इस पिघलने को क्या कहते हैं? इस पिघलने को क्या कहते हैं? इसको गलनांक कहते हैं, क्योंकि जो ठोस वस्तु थी वो गल गई। गलना समझते हैं? मेल्ट हो गई। 31 का भी। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? आपको उत्तर प्रदेश का जनसंख्या में स्थान बताना है, आपको उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में स्थान बताना है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा हो जाता है? कहोगे सर राजस्थान। यदि आप भारतीय राज्यों को क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? कहोगे सर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कहोगे सर राजस्थान हो जाता है। लगभग देश का 10%, लगभग देश का 10%। लेकिन अपना उत्तर प्रदेश तो 7.3% ही है। वही राजस्थान आप देखोगे, राजस्थान लगभग 10% ले जाता है, फिर एमपी आ जाता है, फिर महाराष्ट्र आ जाता है, फिर साथ ही यूपी। 7.3% एरिया ये यूपी के पास। ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या में पहला स्थान लगभग 20 करोड़ 19.98 कह लो या 20 करोड़ के करीब जनसंख्या। क्षेत्रफल में राजस्थान, फिर एमपी आ जाता है, फिर साथ ही महाराष्ट्र, चौथे पर क्या जाता है? यूपी। कभी कभी आपसे एरिया भी पूछ लेता है, तो उत्तर प्रदेश राज्यों में कौन सा एरिया? उत्तर प्रदेश राज्यों में, जबकि गोवा सबसे छोटा है। गोवा क्या है? सबसे छोटा। तो ये कौन सा स्थान हो गया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कितना एरिया लेता है? 7.3%। यह क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। भारत में हरित क्रांति का श्रेय यह किसको दिया जाता है? भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको दिया जाता है? हरित क्रांति का श्रेय भारत में खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, जो अनाज उत्पादन है उसको साथी बढ़ाने के लिए, ये 1964-65 की जो रबी सीजन था, कौन सा साथी? रबी सीजन। गेहूं की फसल से शुरुआत हुई थी, जिसमें गेहूं को ज्यादा फायदा हुआ। गेहूं और धान अर्थात चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए तो भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी को, इनको भारत रत्न भी मिला है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलो, डॉक्टर नॉर्मन बोरलो को विश्व में हरित क्रांति का जनक, और भारत में किसको कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन जी को। विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? जो साथी राइस की बात करें, चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पूरे विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यदि निर्यातक की बात करें कि चावल निर्यातक, चावल को विदेश में बेचने में, तो हमारा प्रथम स्थान है। सबसे ज्यादा चावल का निर्यात कौन करता है? कहोगे भैया भारत। लेकिन उत्पादन की बात करें तो साथी दूसरा स्थान है। उत्पादन में कौन सा है? दूसरा स्थान। पहला चीन का। इनमें से कौन पीली क्रांति
पीत क्रांति या पीली क्रांति का संबंध किससे है? 1986 के समय पर सैम पित्रोदा को इसका जनक कहा जाता है। तो आप कहोगे सर पीले फूल जो होते हैं जैसे सरसों के या जैसे सूरजमुखी के, जैसे सूरजमुखी के, जैसे सूरजमुखी के, इनसे क्या मिलता है? इनसे तेल मिलता है। ऐसी फसलों को क्या कहा जाता है? तिलहनी फसलें कहा जाता है। ऐसी फसलों को क्या कहा जाता है? तिलहनी फसलें। यह कब शुरुआत हुई? 1986 में। इसका जनक सैम पित्रोदा। यह तिलहन उत्पादन से संबंधित है। ऐसी फसलें जिनसे खाद्य तेल की प्राप्ति होती है। 35 का डी। 36, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? इनमें से कौन सी संस्था है जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करती है? कृषि से क्वेश्चन है। यह 1965 में बनी एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन के नाम से। 1985 में इसका नाम बदला कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, इसका साथी नाम हो गया कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। यह केवल सिफारिश करता है कि भाई किसी चीज की एमएसपी कितनी होनी चाहिए। यह 22 + 1 गन्ना, कुल 23 फसलों की एमएसपी की सिफारिश। तो सीएसीपी कितनी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य का सिफारिश करता है? 23। जो घोषणा करती है किस फसल का कितना एमएसपी होगी, यह आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट कमेटी होती है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी इसकी घोषणा करती है। तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जिसको शॉर्ट में सीएसीपी कहते हैं, यह कृषि की लागत निकालता है एक फॉर्मूले से, फिर उसी के अनुसार मूल्य तय किया जाता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। 36 का सी। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत बताइए। यह ज्यादातर साथी भोजपुरी जो क्षेत्र है, ज्यादातर भोजपुरी और कुछ कुछ अवधि क्षेत्रों में भी यह लोकगीत गाया जाता है। ज्यादातर अधिकतर भोजपुरी क्षेत्रों में, अधिकतर किस क्षेत्र में? लोकगीत की बात हो रही है। धमार, बिरहा, टप्पा, कव्वाली। लोकगीत मतलब आम जनमानस में प्रचलित जो बिरहा गीत होते, ये उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। बिरहा गीत उत्तर प्रदेश का प्रमुख। संसद में गुजरात राज्य की कितनी सीटें आरक्षित है? गुजरात को साथी संसद में, यहां लोकसभा की बात हो रही है, जो गुजरात है 182, तो भैया यहां पर आप देखोगे विधानसभा की सीट होती है। 182 किसकी हो जाती है? आप कहोगे सर विधानसभा। अब आपको लोकसभा और राज्यसभा, यहां पर लोकसभा का बताना। लोकसभा में कितनी है? राज्यसभा में कितनी है? विधानसभा में कितनी है? विधानसभा में 182, राज्यसभा में 11 और लोकसभा में याद रखिएगा 26 सीट। लोकसभा में कितनी है? 26 सीट। तो गुजरात को लोकसभा में 26, राज्यसभा में 11 और विधानसभा में ये 182 सीट है। 25 सीट राजस्थान के लिए। 25 सीट भैया किसके लिए? ये राजस्थान के लिए। राजस्थान के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 25। गुजरात के लिए 26 सीटें। अच्छे से याद रखिएगा। इनमें से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? मान लो किसी को स्कर्वी रोग हो गया, मसूड़ों से खून आ रहा है। स्कर्वी रोग क्या, किस चीज से इलाज करोगे? पहले यह सोचो स्कर्वी बीमारी होती कैसी है। स्कर्वी जो होमगार्ड कांस्टेबल एसआई के सिलेबस में भर्ती बोर्ड एक टॉपिक देता है, स्वास्थ्य विज्ञान का टॉपिक, तो बीमारी, उनका इलाज, भर भर के क्वेश्चन आते हैं। एक बार फिर से आप सभी छोटे भाई बहनों से कहूंगा कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल, राही को दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। और किसी ने पूछा चिड़िया से यह सुंदर घोंसला कैसे बना, तो बोली उड़ना पड़ता है बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। रे सुल्तान कर दे चढ़ाई। एक बार सबके सब साथी शेयर कर दो। मेहनत। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से। अब देखो, अगर विटामिन सी की कमी से, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है
जिसमें विटामिन सी भर भर के पाया जाता है? कहोगे सर आंवला। आंवला, जो आंवला होता है, खट्टे फल होते हैं, उनमें विटामिन सी मिलता है नहीं मिलता है? विटामिन सी खाओ, स्कर भी भगाओ। आजाद हिंद फौज ये किसके नेतृत्व में लड़ी थी? अक्टूबर 1943, आई थिंक 21 अक्टूबर 1943, आई थिंक 21 अक्टूबर 1943। तो आप कहोगे सर इसकी स्थापना तो रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह पहले कर चुके थे, लेकिन इसकी जो एक कह सकते हैं कमान संभाली, वो साथी कमान 1943 में आजाद हिंद फौज की किन्होंने संभाली? तो अच्छे से याद रखिएगा, 21 अक्टूबर 1943 को यह साथी कमान सुभाष चंद्र बोस जी ने। नेतृत्व किसने किया? सुभाष चंद्र बोस जी ने। इन्होंने एक नारा भी दिया, दिल्ली चलो अब की बार होमगार्ड पार, अब की बारी होमगार्ड की तैयारी। 40 का उत्तर डी। 41, स्वस्थ मनुष्य का टेम्परेचर कितना होता है? जो स्वस्थ मनुष्य होता है, स्वस्थ मनुष्य, तो आप कहोगे सर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 डिग्री एक स्वस्थ मनुष्य का जो टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन अगर इसको सेंटीग्रेड पर गिनोगे तो 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। दो बार सबके सब बोलो, 37 डिग्री सेल्सियस। स्वस्थ मनुष्य का टेम्परेचर 37 डिग्री, जबकि फ़ारेनहाइट में 98.6। आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण, आसमान नीला नीला ब्लू ब्लू कैसे दिखाई देता है? आसमान नीला प्रकाश के विवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन के कारण। तो जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, जो वायु में मौजूद गैस है, धूल के कण सूर्य की लाइट को स्कैटर कर देते हैं, ब्लू बचती है, ब्लू ही हमको दिखाई देता है। मान लो वायुमंडल नहीं होता तो आकाश आपको कैसा दिखाई देता? जैसे चांद पर दिखाई देता है। चंद्रमा पर आकाश काला दिखाई देता है, क्योंकि चांद पर कोई वायुमंडल नहीं है लाइट को स्कैटर करने के लिए, प्रकीर्णन करने के लिए। त्रिपिटक इनमें से किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक पाली भाषा में लिखे गए, पाली भाषा में त्रिपिटक किससे संबंधित है? इनमें साथी पिटक का अर्थ होता है पोटली या टोकरी, विनय पिटक, सुत्त पिटक, और तीसरा क्या हो जाता है? अभिधम्म पिटक। ये पिटक की संख्या कितनी होती है? 3, इसलिए इनको क्या कहते हैं? त्रिपिटक। विनय पिटक में आचार व्यवहार, बौद्ध संघ में आचार व्यवहार के नियम, सुत्त पिटक में भगवान गौतम बुद्ध जी के उपदेश, और अभिधम्म में दर्शन शास्त्र। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस इसी दिन साथी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी होता है। इसी दिन एक और दिन होता है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। तो आपको यह भी बताना है नेशनल टूरिज्म डे भी कब होता है? अंतरराष्ट्रीय तो 27 सितंबर को नेशनल टूरिज्म डे। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी इसी दिन होता है और राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी। कहोगे सर 25 जनवरी को, प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता और साथ ही राष्ट्रीय पर्यटन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द ये किस संशोधन के द्वारा लाया गया? आपको यह भी प्रश्न बताना है। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन हुआ है? अभी तक कितनी बार संशोधन हुआ है? अभी तक कितनी बार संशोधन हुआ है? तो अच्छे से याद रखिएगा, केवल एक बार। प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए।
तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा केवल एक बार रक्त में निम्नलिखित की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। अगर आपके लहू में, रक्त में, ब्लड में, खून में किसकी कौन सी चीज ज्यादा हो जाए, ब्लू बेबी सिंड्रोम। अच्छे से याद रखिएगा, अगर नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा होती है, यदि नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा हो गई तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम की बीमारी होती है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया है? इनमें से किसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात कही गई है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यह तो भैया यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में, यह भी उसी के संबंध में। यह वयस्क मतदान सार्वभौमिक कि 18 वर्ष प्लस सभी को साथी बिना किसी भेदभाव के मतदान का अधिकार। जो चुनाव की बात है, जिससे साथी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय चुनाव आयोग का गठन हुआ, यह अनुच्छेद 324। लोकसभा में शून्य काल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? लोकसभा में शून्य काल जिसमें साथी बिना सूचना दिए, बिना सूचना दिए महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते, लोक महत्व के प्रश्न, लोक महत्व के प्रश्न पूछे जाते, लोक महत्व के प्रश्न पूछे जाते। याद रखिएगा भैया, शून्य काल की जो अवधि है, यह अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 1 घंटा ही शून्य काल को दिया जाता है। 12 से 1 का जो समय है, 12 से 1 का जो समय, यही समय राज्यसभा में 11 से 12 का हो जाता है। राज्यसभा में 11 से 12 का। विश्व जनसंख्या दिवस का मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का मनाया जाता है। भागिए मत जब तक 100 के 100 क्वेश्चन ना हो जाएं। आधा घंटा और चाहिए। शुरुआत के क्वेश्चन थोड़े अच्छे होते हैं, फिर बहुत इजी क्वेश्चन होते। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान नहीं मांगेंगे, हो जाए कुछ भी हार नहीं मानेंगे। कहोगे सर 11 जुलाई, 11 जुलाई। निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मान लो किसी को निमोनिया की बीमारी हो गई, कौन सा अंग प्रभावित होगा? निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होगा? कहोगे सर फेफड़े, क्योंकि साथी फेफड़े सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस लेने में। फिर से आप सभी को बता रहा हूं, जिसने अभी तक यूपी होमगार्ड का अंतिम प्रयास बैच ज्वाइन नहीं किया है, आज के आज ज्वाइन करके उस पर कंप्लीट फ्लो चार्ट की 12-13 पूरी किताबें अपलोड हो चुकी है। आज से पढ़ना शुरू करो, इतना बेस्ट मटेरियल है। सेल्फ स्टडी नोट्स सीधे एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर तुरंत ऑनलाइन पेमेंट कर दो पेड कोर्स में, अंतिम प्रयास बैच को ढूंढकर। इनमें से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश, इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिसकी सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे ज्यादा देशों से लगती है? सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय देशों वाली सीमा जिसकी है, चीन, ब्राजील, कनाडा या भारत? तो अगर इसमें आप देखोगे तो सबसे ज्यादा वो देश जिसकी सीमा सर्वाधिक देशों को टच करती है तो वो चीन है, 51 का उत्तर है। शिव कुमार शर्मा का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से है? पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से? सबके सब उत्तर दीजिए। तबला, तबला जाकिर हुसैन, तबला हो जाते भैया जाकिर हुसैन, किशन महाराज, किशन महाराज, जाकिर हुसैन, किशन महाराज, ये सब याद रखिएगा। शहनाई से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जिनको भारत रत्न भी मिला है। सारंगी से रामनारायण, रामनारायण, शकूर खान आदि। संतूर वाद्य यंत्र से पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे? कहोगे भैया संतूर। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान। और यह पहली बार कब दिया गया? यह साथी पहली बार कब दिया गया है? 1954 में 3 लोगों को दिया गया। सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाली
तो कहोगे सर भारत रत्न। भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सबसे पहले 1954 में 3 लोगों को दिया गया, एस राधाकृष्णन जी, सीवी रमन और सी राजगोपालाचारी। और प्रथम महिला कौन थी? कहोगे सर इंदिरा गांधी 1971 में। 53 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के पहले विधानसभा अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? उत्तर प्रदेश स्वतंत्र भारत में पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन वर्मा, दरबारी लाल शर्मा या नफीसुल हसन? नफीसुल हसन। नफीसुल बफरिंग हो रही है क्या बेटा? वो एक आध सेकंड के लिए हो सकती है, उससे तुम्हें परेशान नहीं होना बेटा। कितनी बाधाएं आती है हमारे जिंदगी में, इन छोटी छोटी बाधाओं से परेशान हो जाओगे क्या? लेकिन एक चीज यहां बिठा लो, अगर मेहनत नहीं करी तुमने, 100 क्वेश्चन की भी मेहनत नहीं है, तो इस बार भी भूल जाओ कि तुम सरकारी नौकरी पा रहे हो, क्योंकि लाइन लगी पड़ी है। हजारों लोग एक एक सीट पर तुमसे 5 गुना मेहनत करने के लिए तैयार हैं। क्या तुम्हें माता पिता की आंखों में वो खुशी के आंसू नहीं लाने? क्या दुख के आंसू लाने? तुम पर बहुत जिम्मेदारी है, और आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपनी माता की सौगंध उठाओ कि 100 के 100 क्वेश्चन देख के जाऊंगा, 100 के 100 क्वेश्चन देख के जाऊंगी। और थ्योरी नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। थ्योरी के लिए तो तुम्हारे लिए 99 रुपए में अंतिम प्रयास निकाला कि तुम पर आर्थिक बोझ ही ना हो। इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट टीम दूंगा। कंटेंट तो मैंने तुम्हें भी डलवा दिया, देख के अंदाजा लग जाएगा इस बार क्या होना है। लेकिन इसको पढ़ना शुरू करो तुम सबके सब। पुरुषोत्तम दास टंडन। भारत का सबसे दक्षिणी शोर कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी, तो देखिए एक तो भैया ये केप कोमोरिन तमिलनाडु, केप कोमोरिन तमिलनाडु जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, और एक साथी अंडमान निकोबार, निकोबार का जिसको इंदिरा पॉइंट भी कह देते, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कह देते, जिसको पार्सन्स पॉइंट भी कह देते, कई नाम से जाना जाता है। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री। तो अगर मुख्य भूमिका पूछता कि भारत की मुख्य भूमिका सबसे दक्षिण, तो केप कोमोरिन तमिलनाडु। पूरे भारत का पूछा है इंदिरा पॉइंट, पूरे भारत का पूछा है, याद रखिएगा सर इंदिरा पॉइंट। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है, भारत में कृषि पर इनकम टैक्स लगाया जा सकता है। जो एग्रीकल्चर से इनकम होती है, कहोगे सर केवल राज्य सरकारों के द्वारा। कृषि पर इनकम, जो भी आपको साथी कृषि से इनकम हुई है, उस पर टैक्स लगाने का अधिकार किसको दिया गया है? राज्य सरकारों को। क्योंकि कृषि किस सूची का विषय है? बताइए, जो कृषि है वो किस सूची का विषय है? कहोगे सर ये राज्य सूची का विषय है। प्रश्न संख्या 57, मोनोजाइट ये किसका अयस्क है? मोनोजाइट रेत से इनमें से आपको किसकी प्राप्ति होती है? मोनोजाइट रेत से किसकी प्राप्ति? मैंने कहा था केरल के मालाबार तट पर, केरल के मालाबार तट, केरल के मालाबार तट पर एक मोनाजाइट रेत पाया जाता है, जिससे थोरियम की प्राप्ति होती है। जिससे किसकी प्राप्ति होती है? कहोगे बड़े भैया थोरियम की प्राप्ति होती है। किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? आपको यह भी बताना है कि जो साथी रुपया हमारी मुद्रा का नाम है, यह रुपयक नाम से किस शासक के शासनकाल में पहली बार चलाई गई? इनमें से कौन सा शासक था, किंग था, बादशाह था, जिसने सबसे पहले चांदी का एक रुपया चलाया था? उसी से हमारी भारतीय मुद्रा का नाम पड़ा। क्वेश्चन नंबर लिखकर उत्तर दो। शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी। इनमें से कौन सा स्त्री हार्मोन है? इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो महिलाओं में पाया जाता है? इनमें से कौन सा हार्मोन है जो महिलाओं में? आप जानते हैं साथी एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन होता है, एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन होता है, ये सब किस में पाया जाता है? ये महिलाओं का हार्मोन है। एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन है,
ये महिलाओं का है, जबकि एंड्रोजन ये नर हार्मोन है जिसको टेस्टोस्टेरोन कह देते हैं, टेस्टोस्टेरोन कह देते हैं, ये पुरुषों का। 59 का उत्तर है निम्नांकित में से स्वतंत्र समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? स्वतंत्र नाम से एक समाचार पत्र किसने निकाला था? स्वतंत्र नाम से ये न्यूज़पेपर साथी किसने निकाला था? स्वतंत्र नाम से ये न्यूज़पेपर किसने निकाला था? स्वतंत्र नाम से ये जो न्यूज़पेपर है ये किसने निकाला था? सबके सब उत्तर दीजिए, बाकी का भी आप बता सकते हैं कि ये किसके द्वारा निकाला गया था। स्वतंत्र नाम से ये किसके द्वारा निकाला गया था? एक चीज सबके सब बहुत अच्छे से याद कर लीजिए कि पोस्ट अच्छी खासी है और अभी तक आपने अपने आप को बहुत एक प्रकार से कह सकते हो बर्बाद किया है, लेकिन इस बार ये कोशिश कीजिए कि इस बार आपको साथी ऐसा ना करना पड़े। एनी बेसेंट का था न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया और साथी कॉमनवेल्थ, ये मोतीलाल नेहरू का था। कौन सा? स्वतंत्र। जवाहरलाल नेहरू जी का था नेशनल हेराल्ड। कौन सा था भैया? नेशनल हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड। 60वें का उत्तर डी। इनमें से कौन सा अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में, अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस साथी यह कब मनाया जाता है? खींच करके उत्तर दीजिए। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो दिव्यांग व्यक्ति है उनके लिए अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस याद रखेगा 3 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। प्रश्न संख्या 62, बीसीजी टीका निम्नलिखित किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है? अगर आपको बीसीजी वैक्सीनेशन लगी हुई है, बीसीजी वैक्सीन या बीसीजी टीका लगा हुआ है, तो आपको इनमें से कौन सी बीमारी के खिलाफ एक प्रतिरोधक शक्ति मिल गई? इनमें से कौन सी बीमारी के विरुद्ध एक साथी प्रतिरोधक शक्ति? याद रखिएगा ट्यूबरक्लोसिस, जिसको क्षय रोग भी कहते हैं। 24 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? ये दीपावली को खुशी के रूप में नहीं मनाते। उत्तर प्रदेश की जनजाति दीपावली को साथी शोक के रूप में मनाती है। किसके रूप में मनाती है? कहोगे भैया शोक के रूप में मनाती है। किसके रूप में मनाती है? शोक के रूप में। कहोगे सर थारू जनजाति। भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 ये किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 243। बस 35 क्वेश्चन बचे, 20 मिनट और आपके मूल्यवान समय में से चाहिए, लेकिन जो आपकी आत्मा प्रसन्न होगी अब समझ नहीं सकते। भूमि सुधार, पंचायती राज, मौलिक कर्तव्य, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां। तो इस साथी संविधान का भाग 9 जो है पंचायती राज, ये अनुच्छेद 243 से ही शुरू हुआ है। तो ये किससे संबंधित है? पंचायती राज प्रणाली। अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? पंचायती राज। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? जैसे आपसे पूछूं भाई हाइड्रोजन को किसने खोजा था? ऑक्सीजन की खोज तो आप कहोगे सर हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन को खोजा। जबकि नाइट्रोजन, तो हाइड्रोजन के खोजकर्ता बताइए किसने? बताइए हाइड्रोजन गैस है। नाइट्रोजन के खोजकर्ता बताइए? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का था डेनियल रदरफोर्ड। नाइट्रोजन में किसका नाम दोगे? सर डेनियल रदरफोर्ड। जबकि हाइड्रोजन में हेनरी कैवेंडिश, हाइड्रोजन में हेनरी कैवेंडिश का नाम। यह प्रिस्टले था। कौन था? प्रिस्टले। ऑक्सीजन का खोजकर्ता कौन था? कहोगे सर प्रिस्टले। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? इसमें कुछ महाकाव्य हैं जैसे मणिमेखलाई। जो मणिमेखलाई है साथी, इसकी रचना किसने की थी?
शिलप्पादिकारम की रचना किसने की थी? शिलप्पादिकारम की रचना किसने की थी? ये तमिल। तो जो तमिल भाषा में लिखा गया प्राचीन साहित्य है, कौन सी भाषा में? तमिल भाषा में लिखा गया जो प्राचीन साहित्य है उसी को सती संगम साहित्य कहते। मणि मेकले की रचना ये सती सत्यनारायण ने की थी, जबकि शिलप्पादिकारम इलंगो अडिगल के द्वारा ये किताबें हैं। शिलप्पादिकारम की रचना किसने की? इलंगो अडिगल। तो शिलप्पादिकारम इलंगो अडिगल और मणि मेकलाई सत्यनार तमिल साहित्य। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? हर दिन तुमको कर्क रेखा के क्वेश्चन दिए, आज गलत नहीं होना चाहिए कतई भी। और जो जा रहे जाने दो, कंपटीशन कम हो रहा है तुम लोगों का, क्योंकि याद रखिएगा राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। ये दरिया से क्यों पूछ रहे ये नीर कहां तक जाएगा? रे खींच धनु की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा। 8 राज्यों से गुजरती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 8 राज्य, गुजरात, राजस्थान, एमपी, मध्य प्रदेश से साथ ही छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम तो गुजरात से गुजरती है, बिल्कुल गुजरती है। झारखंड से गुजरती है, बिल्कुल। असम से गुजरती है, नहीं। मिजोरम से गुजरती है, बिल्कुल। 1, 2 और 4 बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। 1, 2 और 4 सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 67 का सी। इनमें से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक? इसके अंदर से बिजली नहीं निकलेगी लेकिन ताप का सुचालक होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर से बिजली नहीं निकलती लेकिन ताप, हीट कंडक्ट होती है, उष्मा कंडक्ट होती है। अच्छा क्वेश्चन है। भारत सबसे बड़ा उत्पादक, भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। एक और हिंट दे दिया, भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। और भारत में भी आंध्र प्रदेश, भारत में भी आंध्र प्रदेश इसके सबसे बड़े उत्पादक है। तो देखो क्वेश्चन को किस तरीके से तुम्हें हिंट दिया। एस्बेस्टोस, सेल्यूलोड, पेनिस्पेक या अभ्रक। जो माइका होता है, माइका, जो साथी माइका होता है, ये बिजली का कुचालक, इसके अंदर से बिजली नहीं निकलती, इंसुलेटर है। जबकि हीट का क्या है? ये कंडक्टर है, सुचालक है। 68 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। अधिकांश कीड़े जो होते ये किस प्रकार सांस लेते हैं? किस प्रकार? देखिए एक चीज अच्छे से समझ लीजिए कि जो साथी कीट होते इंसेक्ट, ये एनिमल किंगडम, जंतु जगत का एक साथी फाइलम होता है जिसको आर्थ्रोपोडा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आर्थ्रोपोडा। ये जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम है, आर्थ्रोपोडा नाम है इसका। क्या नाम है? 2 बार बोलो, आर्थ्रोपोडा। ये जो कीट होते ना तो ये त्वचा से, ना गलफड़े से, ना फेफड़े से, इनके अंदर बॉडी में एक ढांचा होता है जिसको ट्रैकिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैकिया। तो जितने भी कीट होते ये कौन से फाइलम में पाए जाते हैं? जितने भी ये कीट होते इंसेक्ट, ये कौन से फाइलम में पाए जाते हैं? आर्थ्रोपोडा में। सबसे बड़ा है ये जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम है ट्रैकिया के द्वारा। 69 का डी। मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग? मलेरिया यह प्रोटोजुआ के कारण होता है। किसके कारण? प्रोटोजुआ सूक्ष्म जीव के कारण यह बीमारी होती है, पहली बात। इससे साथ ही कुनेन जो दवा है वो एक पेड़ होता है, उसकी छाल से बनाई जाती है। कुनेन दवा ये साथी पेड़ की छाल से, सिनकोना पेड़ होता है, कौन सा? सिनकोना करके, सिनकोना पेड़ की छाल से कुनेन की दवा। मलेरिया रोग से याद रखिएगा बोन, लंग्स, लिवर या प्लिया। जो हमारे शरीर में प्लिया होता है, लंग्स में होते हैं, ये कौन है जो मलेरिया को लंग्स में कर रहा है? अरे तेरे फेफड़ों में भर दूं ऑक्सीजन गैस, तेरी बुद्धि चल जाए। CO2 उत्तर दे रहे हो। यही मच्छर छोड़ दूंगा तुम्हारे ऊपर, अरे जान से मार दूंगा यही।
बेटा पीलिया प्रभावित होता है मलेरिया, पीलिया प्रभावित, फेफड़ों में मलेरिया कर रहा है, फेफड़े कहेंगे मुझे क्यों तोड़ा। कुल 30 क्वेश्चन बचे, भागो मत, रुक जाओ, मेहनत कर लो। किस गैस की जो गंध होती है, उसकी जो स्मेल होती है, सड़े हुए अंडे के जैसी, छी 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 छी, सड़े हुए अंडे के जैसी। सोचो कौन सी गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड या हाइड्रोजन सल्फाइड। इनमें से एक गैस है सड़े हुए अंडे जैसी। एक कह रहा सर मेरी बैटरी बीत गई। मैं तेरी बैटरी नहीं बीती, तेरे फोन की बैटरी बीती। अरे बुद्धि, 8 बजे हिंदी भी पढ़ाता हूं मैं, ठीक हो जा ठीक। मैंने किए ज्यादा हो गए लेकिन इतनी भी नहीं, थोड़ी बुद्धि ठीक कर ले। तेरे फोन की बैटरी होते, वो तेरी बैटरी नहीं होती, तुझमें सेल नहीं है। कहोगे सर हाइड्रोजन सल्फाइड, ये कौन सा होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S कहते हैं। H2S ये गोबर गैस में भी कुछ होती है, इसमें सड़े हुए अंडे की, छी छी छी, कैसी बताऊं। अमीर खुसरो का जन्म स्थान क्या था? अमीर खुसरो का जन्म स्थान, अमीर खुसरो का जन्म स्थान बताइए। अमीर खुसरो का जन्म स्थान, देखो कुछ तो मैं कमेंट में देख रहा हूं, ये तुक्के लगा के उत्तर दे रहे हैं, और जैसे क्वेश्चन गलत हो जा रहा है तो अपने आप पे गुस्सा कर रहा है। क्या गुस्सा कर रहा? गलत हो गया, तुक्के में उत्तर दे रहा है, उसमें भी गलत होने पर अपने आप पर क्रोध प्रकट कर रहा है। इसे देख रहे हो कितना बड़ा सुअर इंसान है। चलो मान लो पढ़ के गलत होता, खीज होती, क्रोध होता खुद पर। अरे तुक्के में तो सही हो जाए, इस बात की खुशियां मना, गलत हो जाए वो तो पहले से तुक्का था तेरा। तो तुक्के मारेगा तभी तो मेरे और बच्चे सेलेक्ट होंगे जो पढ़ रहे हैं। कहोगे सर ये पहले क्या था? ये एटा में था, पटियाली गांव एटा, लेकिन वर्तमान है पूछा है, वर्तमान में जगह किसमें? उत्तर प्रदेश के कासगंज में, उत्तर प्रदेश के कासगंज में, उत्तर प्रदेश के कासगंज में, उत्तर प्रदेश के कासगंज में। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? राज्यसभा, तो देखिए ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए, ग्राम पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष, लोकसभा और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, राष्ट्रपति राज्यपाल, राष्ट्रपति या राज्यपाल या उपराष्ट्रपति के लिए 35 साल, और राज्यसभा या जो विधान परिषद होती है इसके सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। द टर्बुलेंट ईयर्स 1980 से 1996 ये किसके द्वारा लिखी गई थी? एक किताब है टर्बुलेंट ईयर्स, ये किसके द्वारा लिखी गई? टर्बुलेंट ईयर्स ये साथी किसके द्वारा लिखी गई? टर्बुलेंट ईयर्स ये किसके द्वारा लिखी गई? तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा। इनमें से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्र होते जिनमें प्रमुख है प्राथमिक, कृषि या जो प्राकृतिक वस्तु से जुड़ा वन खनन या दुग्ध उद्योग डेयरी, ये सब किससे संबंधित है? प्राथमिक। एक होता है साथी द्वितीयक या जिसको माध्यमिक भी कह देते हैं, सेकेंडरी, इसमें आ जाता है उद्योग धंधे, फैक्ट्री इत्यादि। तीसरा हो जाता है टर्शरी, जिसको तृतीयक भी कह देते हैं, जिसको सेवा क्षेत्र भी कह देते हैं, सेवा। तो प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? जैसे उद्योग, उद्योग हो जाता है द्वितीयक या माध्यमिक भी कह देते हैं। जो कृषि है यह प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। कृषि किस क्षेत्र की गतिविधि है? प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि। प्रथम भारतीय महिला जिसने एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। ट्रैक इवेंट में जो ट्रैक पर होती है, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला थी। इन्होंने 400 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीता था। क्या नाम था? याद रखिएगा, कमलजीत संधू, कमलजीत संधू, कमलजीत संधू। कर्णम मल्लेश्वरी, इन्होंने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल या ओलंपिक में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, ओलंपिक में मेडल जीतने वाली
पहली भारतीय महिला कर्णम मालेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन के लिए लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? लौह और रक्त की नीति इसने साथी सिजदा और पाबोस परंपरा शुरू की। सिजदा और पाबोस परंपरा। इसने नवरोज का उत्सव शुरू किया। इसने कौन सा उत्सव? कहोगे भैया नवरोज उत्सव। इसने चहलगानी का विनाश किया। इसने चहलगानी जो 40 तुर्क सरदारों का समूह था उसका विनाश किया। और इसने अपने दुश्मनों से निपटने के लिए लौह एवं रक्त की नीति ब्लड एंड आयरन पॉलिसी ने अपनाई। गयासुद्दीन बलबन। अच्छे से याद रखिएगा, लौह और रक्त की नीति किसने? कहोगे सर बलबन ने। संविधान का 52वां संशोधन यह किससे संबंधित है? संविधान का 52वां संशोधन यह किससे संबंधित है? 1985 में इससे संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। हमारे संविधान में कौन सी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? संविधान में 10वीं अनुसूची। तो 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? यह साथी दल बदल से संबंधित है। दल बदल को रोकने के लिए जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? जनगणना 2011। 20 क्वेश्चन और बचे, 10 मिनट का टाइम चाहिए बस। जब तुम 100 क्वेश्चन लगाते हो तो तुम्हें एक आइडिया हो जाता है कि भाई मेरा कितना स्कोर बन रहा है। कहोगे सर 912। पूरे देश का कितना था? पूरे देश का औसत कहोगे सर 943। पूरे देश का 943। उत्तर प्रदेश का कितना था? 912। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जनपद का था? अगर ऐसे मुंह जवानी पूछ लो, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जनपद का था? तो जौनपुर 1024। वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? जो साथी प्रथम राष्ट्रीयकरण था बैंकों का कि प्राइवेट बैंकों को सरकारी बना देना, प्रथम राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ। उसमें कितने बैंक थे? 14 बैंक थे, 14 बैंक थे। कितने बैंक थे? 14। तो बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण कब हुआ? कहोगे भैया बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ। उस समय कितने थे? कहोगे सर 14 बैंक थे। जब यह दूसरा राष्ट्रीयकरण हुआ उस समय 6 बैंकों का हुआ। 80 का उत्तर 6 आपका बिल्कुल सही है। महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस भी कहा जाता है, इनमें से कौन सा महाद्वीप है जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस भी कहा जाता है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। ये जो ऑस्ट्रेलिया का महाद्वीप है इसे लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस भी कहा जाता है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस, इन चारों में से सबसे हल्की गैस बतानी है। इन चारों में से क्या बताना है? कहोगे सर सबसे हल्की गैस। यहां पर बच्चा आप सभी के लिए एक लिंक लगा हुआ है। यहां पर क्या लगा हुआ है? आप कहोगे सर एक लिंक। ये होमगार्ड अंतिम प्रयास बैच का लिंक है। सारे के सारे साथी आज जुड़ जाना। और आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता के चलूं कि कल सुबह 8 बजे से आप लोगों के लिए 4 मैराथन लगा रखी है। कितनी मैराथन लगा रखी है? 4 मैराथन, महा मैराथन। और 15 नवंबर शनिवार रात के 9 बजे टीम लॉन्च है। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। मुझे आप 10 मिनट का समय देना। मैं एक बार आप सभी साथियों को यह दिखा देता हूं। कहां दिखा देता हूं? ये जीके वाली किताब याद है ना? 22 नवंबर को तैयार रहना। जो महामेरा ये रहा, वन टीम वन ड्रीम। एक बार सबके सब कमेंट्स में लिख दो, हम सारे टीचरों की टीम और जो तुम सारे अभ्यर्थियों होमगार्ड के, हम एक टीम है। जैसे टीम होती है ना क्रिकेट की भारतीय टीम, हम सबका एक ही ड्रीम है। तुम्हारा भी वही सपना है, हमारा भी। एक बार होमगार्ड के लिए जितने स्टूडेंट हैं कमेंट्स में लिख दो, वन टीम वन ड्रीम। क्या? होमगार्ड जिंदाबाद। तो याद रखिएगा सबके सब 15 नवंबर शनिवार रात के 9 बजे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल आप सभी के लिए क्या लगा रखी है? आप सभी के लिए साथी याद रखिएगा, ये क्लास अभी बनी नहीं है, बन जाएंगी।
महामैराथन लगा रखी है, सुबह 8 से 12 घंटे की शाम तक, 4 दिन महामैराथन, और फिर टाइम टेबल तो आ ही जाएगा, आनंद ही आनंद। याद रखिएगा, इनमें सबसे हल्की होती है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद में कौन सी हल्की है? हीलियम। हाइड्रोजन तो ऑप्शन में है ही नहीं, फिर सबसे हल्की कौन सी हो जाती है? हीलियम। पार्क कहां पर स्थित है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसको भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र भी कह सकते हैं, जिसको भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, यह ट्रॉम्बे मुंबई में स्थित है, ट्रॉम्बे मुंबई में स्थित है। पूछा किसके कमी से रिकेट्स बीमारी होती है? इनमें से कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से रिकेट्स बीमारी? बस थोड़ी देर और रुक जाओ, मात्र 5 मिनट, अभी 15 क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, जीरोप्थेल्मिया। के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता, रक्त का थक्का नहीं जमता। विटामिन सी से स्कर्वी बीमारी हो जाती है। याद रखिएगा, विटामिन डी, रिकेट्स, और विटामिन डी हमारी त्वचा बनाती है कब? सूर्य प्रकाश में, सूर्य प्रकाश में। नई दिल्ली का मुख्य डिजाइनर कौन था? नई दिल्ली का चीफ आर्किटेक्ट कौन था? नई दिल्ली का डिजाइन किसने किया था? नई दिल्ली का डिजाइन कहोगे एडविन लुटियंस, ली कार्बूसियर, इन्होंने भैया चंडीगढ़ का डिजाइन किया था। 85 का उत्तर ए, लुटियंस। एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से किसे जाना जाता है? एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से इनमें से किसको माना जाता है? इनमें से भारत के कौन से आइलैंड है जिनको एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है? जिनको एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है, या इनको एमराल्ड आइलैंड भी कहा जाता है। इनको भैया एमराल्ड आइलैंड भी कह दिया जाता है, बिल्कुल सही। याद रखिएगा, अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार को। पूछा संविधान का कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य मंत्री परिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? इसमें कहा गया कि अगर केंद्र की बात है तो लोकसभा के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती, और राज्य की बात है तो राज्य में विधानसभा के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। बस दिल्ली में इसको 10% कर दिया गया। तो कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें मंत्री परिषदों की संख्या सीमित की गई? 91वां संविधान संशोधन 2003, 91वां संविधान संशोधन 2003। भारत के कौन से ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, उनके अपोजिट किसी ने चुनाव ही नहीं लड़ा था, उनके अपोजिट किसी ने चुनाव ही नहीं लड़ा था। यह क्लास बच्चा 9 बजे होती है, और मैं इसको धीरे धीरे कम अवधि में करा दूंगा 100 क्वेश्चन, लेकिन मेरे 9 बजने तक आप अपने इंटरनेट बचा के लिया रखा करो, और 1 से लेकर 100 तक, मतलब इसमें कोशिश किया कीजिए कि पूरा का पूरा सिलेबस के अनुसार पढ़ के जाएं। कौन से राष्ट्रपति? तो नीलम संजीवा रेड्डी साहब राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पहले ये लोकसभा के स्पीकर थे। हेमिस गोम्पा मठ, ये कहां स्थित है? जिसको हेमिस गोम्पा भी कह सकते हैं या केवल हेमिस भी कह सकते हैं। जैसे सिक्किम में रूमटेक मठ हो जाता है, तो हेमिस भाई भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क है। हेमिस उत्सव भी मनाया जाता है। यह कहां पर स्थित है? लद्दाख यूनियन टेरिटरी। हाल ही में WJP वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 79 से -6 हमारी गिर गई है। 2024 में कितनी थी? 79 रैंक थी, अब -6 गिरकर कितनी हो गई है? कहोगे सर 86 रैंक हो गई। कितनी? 86, -6 गिर गई है, 86वां स्थान है। जबकि पहले नंबर पर कौन सा हो जाता है? पहले नंबर पर सबसे सुरक्षित लास्ट 143वां लास्ट देश था वेनेजुएला। सबसे रूल ऑफ लॉ में सबसे कमजोर रूल ऑफ लॉ किसका था? वेनेजुएला का। किसका था?
वेनेजुएला। 90 का उत्तर सी। पूछा भारत अगली अखिल भारतीय बाघ गणना ये किस वर्ष आयोजित करेगा? बाघ की गणना के लिए लास्ट 2022 में हुई थी। अब साथी 2026 में बाघ जनगणना होगी। बाघ गणना कब करेगा? 2026। 2022 में कितने थे? 3267 बाघ थे। सर्वाधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते? तो सर्वाधिक टाइगर जो है ये साथी मध्य प्रदेश में, दूसरे स्थान पर कर्नाटक, और कार्बेट नेशनल पार्क जो है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, यहां पर सर्वाधिक है। अगली बाघ जनगणना 2026 में। यह बताइए अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब होता है? अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस भारत ने 2025 कागनीवेरा इंटरनेशनल पोलो कप जीतने के लिए किस देश को हराया? आप ही बताइए पोलो में कितने खिलाड़ी होते? ये जो 2025 का कागनीवेरा इंटरनेशनल पोलो कप था, यह साथी जयपुर में आयोजित किया गया। भारत के जयपुर में पोलो में कितने खिलाड़ी होते? पोलो ये घोड़ों पर खेला जाता है। ये कहां पर खेला जाता है? कहोगे सर ये जो पोलो है ये घोड़ों पर खेला जाता है। किस पर खेला जाता है? ये घोड़ों पर। 4 खिलाड़ी होते एक टीम में। कितने? 4। जबकि वहीं अगर आपको ये वाटर पोलो पूछ ले तो 7 खिलाड़ी होते। अगर साथी पोलो हो जाए तो 4 खिलाड़ी एक टीम में, और अगर ये वाटर पोलो पूछ लेते तो 7 खिलाड़ी होते। भारत ने अर्जेंटीना को हराया। भारत ने अर्जेंटीना को हराकर कागनीवेरा इंटरनेशनल पोलो कप जीता है। जयपुर में आयोजित हुआ था। पूछा है अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव किस शहर में आयोजित किया जाएगा? यह बताइए जो भगवत गीता का ज्ञान है, भगवत गीता ज्ञान जो भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने विराट स्वरूप में आकर कृष्ण को दिया, यह महाभारत के 6ठे पर्व, महाभारत के 6वें पर्व, 6वें अध्याय कह लो, पर्व कह लो, भीष्म पर्व में ये वही पर्व है जिसमें जो भीष्म पितामह थे वो कौरवों के सेनापति, जहां से कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ। तो बात कुरुक्षेत्र के युद्ध की है। वहीं पर साथी हरियाणा में ये अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जाता है। हाल ही में कार्तिक नाच महोत्सव मुख्य रूप से किस देश में मनाया गया? ये भारत के पड़ोसी देशों से करंट अफेयर उठा लिया कि हाल ही में कार्तिक नाच महोत्सव, यहां पर साथी जो दशहरा का त्योहार होता है उसको दशेन त्योहार कहते हैं। दशहरा को दशेन। और जो भारत में दीपावली का उत्सव होता है इसको भैया ये तिहार कहते हैं। क्या कहते हैं? तिहार। तिहार। ये नेपाल में जो कार्तिक नाच महोत्सव है ये नेपाल में मनाया गया। 95 भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर ये कौन बने? 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कहोगे सर राहुल वीएस बने। कौन बने? राहुल वीएस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड ये किस कंपनी ने जीता है? कहोगे हेरिटेज फूड्स लिमिटेड ने जीता है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी बताना है भारत और इस देश के बीच में कितनी अंतरराष्ट्रीय नदियां हैं। कितनी अंतरराष्ट्रीय नदियां जो साथी भारत की सीमा से इस देश की सीमा में जाते हैं? बांग्लादेश। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। 54 ऐसी अंतरराष्ट्रीय नदियां हैं जो भारत और बांग्लादेश की सीमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 110% आएगा, लिख लो। यूनाइटेड नेशंस वाटर कन्वेंशन को जीतने वाला, वो जीतने नहीं, इसमें शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला बांग्लादेश। भारतीय मानक ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? 1986 में बनी। भारतीय मानक ब्यूरो कब बनी? 1986 में। इसका काम है स्टैंडर्ड तय करना, जो भारत में अलग अलग वस्तु सामान है उनके स्टैंडर्ड तय करना, बीआईएस। तो जो आईएएस संजय गर्ग है वो साथी बीआईएस के डायरेक्टर जनरल बने, महानिदेशक। हर दिन 11-12 क्वेश्चन करंट अफेयर के भी रखता हूं।
सहकारी कुंभ का आयोजन कहां किया जा रहा है? देखो, इससे पहले 2012 में, फिर 2025 इनको अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, सहकार से समृद्धि करके, भाई सहकार से समृद्धि करके इसकी थीम है, सहकार से समृद्धि। वही जुलाई का पहला शनिवार जो होता है, जुलाई का पहला शनिवार लिख लीजिएगा, जुलाई का जो साथी पहला शनिवार होता है, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है, तो आप क्या उत्तर दोगे? कहोगे भैया जुलाई का पहला शनिवार। नई दिल्ली में कॉप कुंभ का आयोजन किया गया था, कूप कुंभ, सहकारी कुंभ का। पूछा 56वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन ये कहां किया जाएगा या कहां किया जा रहा है? अब तो ये स्टार्ट भी हो गया है, 56वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। देखिए, हमारा जो भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, इसका आयोजन कई सालों से इसी स्थान पर होता है। आपको भारत की प्रथम फीचर फिल्म बताइए, भारत की पहली फीचर फिल्म और भारत की प्रथम टॉकीज, टॉकीज का मतलब है बोलने वाली फिल्म। भारत की पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? भारत की पहली बोलने वाली फिल्म, तो पहली फीचर फिल्म 1913 राजा हरिश्चंद्र। इसके डायरेक्टर कौन थे? कहोगे भैया राजा हरिश्चंद्र के डायरेक्टर थे दादा साहब फाल्के। फिर 1931 में पहली बोलने वाली फिल्म आई आलम आरा, जिसके डायरेक्टर थे अर्धशीर ईरानी, अर्धशीर ईरानी, अर्धशीर ईरानी। गोवा में आयोजन होता है। कहां पर आयोजन होता है? गोवा में। अब फटाफट से स्कोर बताइए कि आप सबका साथी 100 में कितना स्कोर है। और सुन लीजिए, ये जितनी क्लासेस आप देख रहे हो फिल्म से रिलेटेड, ये सब ये करंट अफेयर के साथ बहुत अच्छा जुड़ के चलेगी। करंट के साथ स्टैटिक का एक प्रोग्राम है। जितने भी हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र या आपका विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पर्यावरण, तो कंप्लीट नोट्स अपलोड हो चुके हैं। ना तुम्हें नोट्स की टेंशन, ना साथ ही उसके क्वेश्चंस की। आप पढ़ के आओगे, बता देंगे इस चैप्टर को पढ़ के आओ, हम क्लास में कराएंगे 6, 7, 8 टीचर बहुत अच्छे से, 6, 7 घंटे डेली क्लास होंगी। जो भी उस दिन पढ़ा होगा उसके बढ़िया से शाम को रोजाना एक टेस्ट, तो बिल्कुल एक क्रम से तैयारी। अभी आपको वो अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा क्वेश्चन करके, तो आप क्रम से तैयारी के लिए सभी के सभी तुरंत एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर जुड़ जाइए। इसमें लिंक भी लगा हुआ है, 1 सेकंड का समय लगेगा, ठीक है भैया। और सबसे इंपॉर्टेंट कि कल से साथी आप सभी के लिए हम लोग एक महामैराथन लेकर आ रहे हैं। महामैराथन करते कि एकदम बढ़िया तरीके से आपको एक एक चीज 4 दिन की, और 15 तारीख को जो ये हमारा लॉन्च प्रोग्राम है, इससे जुड़ना मत भूलना, जिसमें आप सभी के लिए एक प्रोग्राम ये बनाया गया है कि कम से कम आप सबके सब अच्छे से टाइम टेबल आदि मिल सके। तो क्लास कैसे लगी सबके सब कमेंट देना, जो कमेंट दोगे उसको आशीर्वाद मिलता है, मैं नाम लेके पढ़ता हूं। तो अभी जैसे वीडियो एंड हो जाए सबके सब कमेंट्स जरूर करना, क्लास कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा। और साथ ही बहुत अच्छे से मैं अच्छे प्रोग्राम लेकर आ रहा हूं आप सभी के लिए, मजा आ जाएगा आपको होम गार्ड में। लेकिन मेरे कहने से एक जरूर है, आप एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन खोलो, जिसके पास नहीं गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करो, और उस पर साथ ही पेड कोर्स में जाकर आज और अभी इससे जुड़िए अंतिम प्रयास से। और वो जो थ्योरी नोट्स है उनको अभी से पढ़ना शुरू कीजिए कंप्लीट फ्लो चार्ट में, और फिर आके मुझे बताओ फीडबैक कैसा रहा। 3 बार एक एक चीज को पढ़ोगे, पहले तुम पढ़ के आओगे, फिर क्लास में पढ़ाऊंगा, फिर रिवीजन करोगे, कैसे चीजें नहीं आएंगी। और इसको रखेंगे टारगेट 90+ का, जिलेवार वो लगनी है, कोई भी रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है भैया। तो सबके सब कोशिश करके अंतिम प्रयास से जुड़ जाइए। बाकी क्लास कैसे लगी आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे तो आज बहुत मजा आया। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।